आज तक पे खबरों का सिलसिला जारी है। मैं हूं हिमांशु मिश्रा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में चल रही है और आज दूसरा दिन है। आज पार्टी की तरफ से राजनीतिक प्रस्ताव को पेश किया गृह मंत्री अमित शाह ने, उसको सेकंड किया है आर.एस. बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री ने भी उसको जो है साथ दिया। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार जतिन और इंडिया टुडे के एडिटर राहुल श्रीवास्तव। राहुल, आज राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। उस राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर सबसे बड़ा हमला जो है वंशवाद की राजनीति के ऊपर किया गया। देखिए हिमांशु, इसके दो एलिमेंट हैं। अगर आप देखिए, एक इसके अंदर एक एलिमेंट, अगर आप ब्रॉडर एलिमेंट देखेंगे तो शोकेसिंग नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि अगर तेलंगाना में, हैदराबाद में मीटिंग करके तेलंगाना को एक बैटल ग्राउंड डिक्लेयर करना है तो उसके अंदर आपने अपने योद्धा का नाम पहले ले लिया है कि ही इज़ अवर मैन। और उसमें जिस तरह शुरुआत हुई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की, क्योंकि गुजरात राइट्स में कितने तरह के अटैक हुए, मीडिया एनजीओज ने मिलकर के उन पे हमले किए, झूठे आरोप लगाए, लेकिन नीलकंठ की तरह से नरेंद्र मोदी विष पीते रहे और कुछ नहीं बोले। और उसके बाद एक दूसरी लाइन आती है, वो आती है कि जबकि आज की तारीख में एक ऑपोजिशन का नेता एक एजेंसी के जो फेस कर रहा है तो वो एनार्की फैला रहा है। ये पॉलिटिकल लाइन मिस नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस को अटैक किया यहाँ पे आकर के और नरेंद्र मोदी को शोकेस किया। उसके बाद जो वंशवाद की जो लाइन है, ये बीजेपी की अब एक कंटिन्यूइंग लाइन होगी, क्योंकि अगर आप देखिए जिन राज्यों की वो बात अब लड़ाई नई मुहिम में जो जाएंगे वो यही है। तेलंगाना है, आपका आंध्र प्रदेश में चुनाव है, उसके अलावा आपका बंगाल में नेक्स्ट फ्रंटियर है बीजेपी के लिए। वहाँ वंशवाद की इशू बहुत बड़ा है और उसी से कोरिलेटेड आप देखिए बाद में जो बीजेपी की स्टेटमेंट आई है तेलंगाना में, उसमें भी हमला यही है कि एक परिवार है जो घर में बैठ के कैबिनेट चलाता है और वहीं फैसले होते हैं और उसके बाद एनार्की है, करप्शन है। तो ये एक थीम बिल्ड की जा रही है जिसमें वंशवाद वर्सेस नरेंद्र मोदी, यानी उसके चैलेंजर जो हैं वो नरेंद्र मोदी। जतिन, क्योंकि इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के अंदर सबकी नज़रें एक ही जगह पे थी कि उदयपुर की घटना पर और औरंगाबाद में जो घटना हुई है उसको लेकर इस पर क्या कहा गया है। ये कहा जा रहा है कि हम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको ख़त्म कर देंगे। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कैसे ख़त्म करेगी? बीजेपी के नेता ही जब हिजाब को लेकर बयान देते हैं, इस तरीके के बयान आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी इस तरीके के कुछ लोग हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो जिनको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है और उदयपुर की घटना और औरंगाबाद सामने है। पार्टी इस पूरे मैटर पे बसती नजर आई अभी तक। देखिए, पार्टी ने अगर उसको, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसके बाद पीसी एड्रेस की, तो उन्होंने क्या कहना चाहा कि हम माइक्रो इश्यूज पे नहीं जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे। तो एक साइड रूट ले लिया, एक बाईपास ले लिया, चाहे वो उदयपुर का इशू था, चाहे वो नुपुर शर्मा का था, जो इस कार्यकारिणी से शुरू होने से पहले सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स थे। बड़ा कीनली वॉच किया जा रहा था कि क्या इन दोनों इश्यूज़ पे पार्टी कुछ कहेगी। पार्टी ने उस पर डायरेक्टली कुछ कहने के बजाय ये कह दिया कि उन्होंने ये कह दिया कि कॉम्युनलिज्म का मेजर कारण पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। पार्टी का शुरू से ही एक नैरेटिव का हिस्सा रहा है कि अपीजमेंट टू नन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। बट मेरे को लगता है पार्टी बिल्कुल क्लियर कट एक बाईपास रूट ले गई है इन इश्यूज़ पे फोकस हटाते हुए। जैसे राहुल जी कह रहे थे, वो सारा फोकस चाहते हैं डायनेस्टी पे हो, सारा फोकस चाहते हैं करप्शन पे हो। वो पूरा चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन अब 24 की बैटल ग्राउंड जो है उसका सिंपल एक ही नैरेटिव है, मोदी वर्सेस परिवारवाद, मोदी वर्सेस। पॉइंट कहना चाहूँगा, देखिए ये उदयपुर वाला जो इंसिडेंट है ये एक बीजेपी के गले में फंसी हुई फांस है। ये बीजेपी इसमें फंस गई। देखिए, मैं आज तक ऐसा कोई इशू नहीं देखा जहाँ पे स्टैंड अलोन केस हुआ हो कि किसी मेजॉरिटी के आदमी के ऊपर इस तरह अटैक हुआ हो और माइनॉरिटी वाले, और जिसके अंदर एक मुस्लिम ने एक वीडियो प्रेजेंट कर दिया और उसके लिंकेजेस आ रहे हैं कि पाकिस्तान से हैं। मैं जानता हूं कि अगर ये केस नॉर्मल हुआ होता, स्टैंड अलोन होता, तो बीजेपी ने इसको अपना नाश्ता, लंच और डिनर तीनों बना लिया होता अपना पॉलिटिकल। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप देखिए, जो हम सबके कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिश्वा शर्मा से 12 लोगों ने यही सवाल अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा, लेकिन वो यस या नो में बता दीजिए, डिस्कशन हुआ या नहीं। तो मैं ये कहूँगा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए क्यों, क्योंकि इस पूरे मामले में जो बकरा है वो तो खाना चाहती है बीजेपी, लेकिन इसमें टांग बीजेपी की फंसी हुई है नुपुर शर्मा को लेके, क्योंकि ये इंसिडेंट ट्रिगर हुआ था नुपुर शर्मा को। तो अगर उदयपुर को तूल देंगे तो नुपुर शर्मा तूल पकड़ेगा। उसका जो ऑब्जर्वेशन है, कमेंट्स है नुपुर के बयान, ओनरशिप सिर्फ
उदयपुर इंसिडेंट की नहीं मिलेगी, नूपुर शर्मा के इंसिडेंट की भी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और इस ओनरशिप की बैटल के कारण क्या हो रहा है कि बीजेपी खुल के उदयपुर को अपना अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। उस पर यानी वो फौरी तौर पे की है, सुपरफिशियली किया हमने मैक्रो इश्यूज। आप ये बताइए कि अगर किसी जगह पे किसी हिंदू टेलर पे अटैक हुआ होता और उसका वीडियो इस तरह आ गया होता, उसका कनेक्शन किसी पाकिस्तान की किसी मस्जिद से एनआईए प्रोब कर रही है, टेरर एंगल, आप इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी इसको अपना इशू नहीं बना पा रही, खुल के नहीं बोल पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें नूपुर शर्मा वाले इशू की गले में बीजेपी के फांस अटकी हुई है। बिल्कुल जी ये सब हुआ एक दिन पहले बीजेपी ने अपने शोक प्रस्ताव में कन्हैया लाल को जो शोक प्रस्ताव दिया, कंडोलेंसेस सिद्धू मूसेवाला को दी, पर अगले दिन जैसे ही वो इशू रेस किया गया तो बचती गई। जैसे राहुल सर ने कहा कि ये जो इशू था ये बीजेपी की पॉलिटिक्स को पूरा सूट करता था, पर अगर वो उदयपुर पर जाएंगे तो उन्हें नूपुर के नाम का बिल भरना पड़ेगा और वो बिल फॉरेन कंट्रीज तक जाता है, उसका डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस भी है। लेकिन नुपुर के नाम पर अगर ये बिल जाएगा, उसको डिसऑन कर रही है बीजेपी, क्योंकि अगर इन दोनों चीज़ों को ऑन करती है तो कहीं ना कहीं नुपुर के नाम पे जाएगा। लेकिन राहुल जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार ये कहते हैं, 2017 में जब भी कार्यकारिणी होती है, जब भी इस तरीके की बैठकें होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को कहते हैं कि जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वही बयान दें, हर चीज़ पर बोलना ठीक नहीं है। मुझे याद है एक घटना, उन्होंने ये कहा था कि बोलने वाले यंत्र के आगे आने से बचना चाहिए, और ये बात आके पार्टी के एक नेता ने कैमरे पे बोली थी। जी देखिए, ये बात नरेंद्र मोदी भले ही बोलते रहे, परेशानी ये भी है कि बीजेपी ने भी क्या है कि जो स्पोक्स पर्सन का एक रजीम होता था वो बीजेपी ने बदल दिया साहब। एक समय पे अधिकृत वक्ता ही बोला करते थे जो प्रवक्ता होते थे, लेकिन उसके बाद एक लिमिटेड लायबिलिटी प्रवक्ता ढूंढे गए, ऐसे जो कि बीजेपी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो आकर के ऐसी भीषण बातें बोल सकते थे जो कि प्रवक्ता नहीं बोल सकते। ये जो रिजीम शुरू किया गया ना, लिमिटेड लायबिलिटी स्पोक्सपर्सन का आउटसोर्स किया गया, वो इसीलिए किया धार के लठैत ले लिए कि उसको अगर किसी को पीट के आएंगे तो मेरा नाम नहीं लगेगा उसमें। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां खोली गई प्रवक्ताओं की, ये उसका नतीजा है कि आप किसी को ऑथराइज नहीं कर रहे हो, मगर उसको पीछे से कह रखा है ऐसा जाके बोल के आओ कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो। ये होड़ है, ये होड़ है टीवी चैनल्स में, जैसे आपस में टीआरपी की लड़ाई होती है, वैसे ही प्रवक्ताओं में कि मैं कितना ज़्यादा चिल्ला सकता हूं। और कहीं कहीं डिस्कशन में देखता हूं कितना कंपटीशन ये होता है कि कौन कितना बेहुदा बोल सकता है। ये बेहूदगी का कंपटीशन हो गया है, और ये रिजल्ट जो ये बयान था, ये बेहूदगी के कंपटीशन का रिजल्ट था। जी, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको समझना चाह रहा था, बीजेपी ये तो एक मुद्दा हो गया, इसके अलावा हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए ये कहा कि अगले 30 से 40 साल तक बीजेपी की सरकार जहां है वहां चलती रहेंगी, बनेंगी। तो बीजेपी की सरकारें रहने वाली है, ये एक बड़ा देश में उन्होंने कहा, देश में मतलब केंद्र में भी और जहां प्रदेशों में है वहां, और जहां आ जाएंगे उसके बाद हटा नहीं सकता। कहा कि अगले 30-40 साल, यानी जो अगले से 3 से 4 दशक हैं वो बीजेपी के होने वाले हैं। बड़ा स्पष्ट है उन्होंने, एक दशक तो लगभग हो ही गया। हाँ, तो उन्होंने कहा, खैर ये बात भी है कि उन्होंने इससे पिछली कई पार्टी के कार्यक्रमों पर यह भी कहा कि हम 50 साल तक राज करने वाले हैं। किस बेसिस पे राज करने वाले हैं? उन्होंने ये कहा कि हमारा फोकस साउथ और ईस्ट रहेगा। ये नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है ना, जैसे वो नॉर्थ वेस्ट मानसून बीजेपी को 2014 में लाया है। पहली बार पार्टी आज यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, जो कुल मिलाकर 80, 40 और 48 168 सीट्स लाते हैं, तीनों स्टेट्स में एक साथ पावर पर है। इससे पहले इन तीनों स्टेट्स में एक साथ पावर पे नहीं रही। अब पार्टी का क्लियर फोकस साउथ और ईस्ट पे है, और सिंपल, जैसे राहुल सर ने कहा, एक ही नैरेटिव है, एक ही टेम्पलेट है, मोदी वर्सेस परिवारवाद। मैं जहां तक, आप इससे पहले वो परिवारवाद के साथ साथ बीजेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अटैक है वो ये है, हेमंत विश्व शर्मा ने ये भी कहा कि जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या अग्निपथ स्कीम हो, ऐसी कई योजनाएं और ऐसी कई सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन, उनका विरोध जो है कांग्रेस करती है। राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर वो कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों को भी घेरने की कोशिश हमेशा करती रही, और इस बार ज़्यादा मुखर नजर आ रही है। राहुल जी देखिए, ये कांग्रेस की परेशानी बन चुका है। ये कांग्रेस का जैसे एक्यूलीज हील्स कहते हैं वो है। कांग्रेस की परेशानी ये है कि कांग्रेस
मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स है उससे इतनी ज़्यादा भटक गई है कि वो कांग्रेस को, अगर अंग्रेजी में कहा जाए, द कांग्रेस इज साइडिंग मोर एंड मोर विद द फ्रिंज। एंड किसी भी देश में किसी सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी की जो मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी है वो मेन स्ट्रीम से इतनी नहीं भटक सकती, और उसका खामियाजा उसे बड़ा। दूसरा, उसकी लीडरशिप के डाइल्यूशन जो हुआ है लीडरशिप का, वो बहुत ज़रूरी है कि डायनेस्टी में कुछ जनरेशन बाद हमेशा डाइल्यूशन होता है, और वो डाइल्यूशन का नतीजा है। आप लोग उनको राहुल गांधी को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि जो आज से 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू थे वो राहुल गांधी नहीं हो सकते। Nobody can be another जवाहरलाल नेहरू। वो सर्कमस्टांसेस दूसरे थे, इंदिरा गांधी के सर्कमस्टांसेस दूसरे थे। बट यस, डायनेस्टी में बहुत सारी कंफर्ट जोन आ जाते हैं। डायनेस्टी में कंफर्ट जोन आ जाता है कि साहब ये मेरा है, मेरे को मिला हुआ है, तो मैं वो लड़ाई का, एंटाइटलमेंट का जो इशू आता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो एंटाइटलमेंट होते 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 वो कांग्रेस यहाँ पहुँच गई। लेकिन नरेंद्र मोदी एलिमेंट जो है बहुत ज़रूरी। देखिए, किसी भी राज्य में जहाँ बीजेपी जाती है वहाँ नरेंद्र मोदी को शोकेस क्यों करती है? देखिए, एक हिडन एलिमेंट है जो कि हम लोग उसको देखते नहीं है, उनका ओबीसी होना। तेलंगाना में 56% ओबीसी हैं। हम इसकी बात नहीं करेंगे, मगर बट ए प्राइम मिनिस्टर हु इज एन ओबीसी, ये कहीं ना कहीं वर्गों में नीचे मैसेज जाता है। तो गृह मंत्री ने ये कह दिया राजनीतिक प्रस्ताव में कि जात और वंशवाद जहर हैं देश के लोकतंत्र के लिए और विकास। ऐसा है, लोकतंत्र के लिए जो जहर हैं वो इन्हीं नेताओं ने ही पैदा किए हुए जहर हैं। तो ये कह दें उसको जहर है, बस ये डिफाइन कर रहे हैं कि जहर है, लेकिन बनाए हुए इन्हीं लोगों के हैं। तो इनकी इन बातों पे नहीं जा सकते। द पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी का वो फैक्टर, जात कास्ट फैक्टर। सेकेंड, नरेंद्र मोदी का डिलीवरी फैक्टर, एक एश्योरेंस फैक्टर ला दिया है पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी ने, दैट इफ इट इज पॉसिबल, अगर तो इस नेता से बेटर डिलीवरी ये आदमी कर सकता है। जिन राज्यों में स्टेट चीफ मिनिस्टर जरा मजबूत है वहाँ मोदी को चैलेंज मिलता है कि उसकी भी डिलीवरी से उसकी कंपेयर होती है। यही चैलेंज यहाँ पे भी आएगा। कुछ जिलों में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स है, मगर बाकी में ओबीसी सेक्टर है, एससी। आप देखिए, इसीलिए रातों में जाकर के नेताओं ने एससी लोगों के घर में खाने खाए हैं। कम्युनिटीज के घरों में जाके कम्युनिस्ट राहुल जी कह रहे थे कि मोदी का ओबीसी फैक्टर, देखिए ये भी इस पार्टी के नेता ने कह दिया था, जबकि एच डी देवेगौड़ा इस देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। इस पार्टी के नेता ने कहा था, खुले मंच से कहा था कि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री हमने दिया। और हिमांशु, इस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ही जब द्रौपदी मुर्मू की चर्चा हुई, और उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में भी मेंशन है, अब जहां ये मेंशन है कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, उसी रेजोल्यूशन में ये मेंशन है कि हमारी सरकार के दौरान, यानी मोदी सरकार के दौरान, हमें 2 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। और उनका क्या हाईलाइट किया? उनकी दलित और एक ट्राइबल आदिवासी। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बखूबी नेता जानते हैं राजनीति जात और जात पात पर चलती है, और जाति के समीकरण अगर नहीं साधेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो वो चुनाव नहीं जीतेगी। नेता पर्दे के पीछे जानते हैं कि वोट जात पर ही पड़ता है। जब वोट डालने जाते हैं लोग अपनी कास्ट एफिलिएशन देखते हैं। एक राहुल सर का पॉइंट और था कि जितना डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो डिल्यूट हो रही है, उसमें मैं उसी पॉइंट को एक्सटेंड करूंगा। जनरेशनल शिफ्ट भी आ रहा है। जो पहली जनरेशन के खाटी नेता थे, मुलायम के बाद अखिलेश, प्रकाश बादल के बाद सुखबीर बादल, लालू के बाद तेजस्वी, यहाँ केसीआर के बाद केटीआर की बात चल रही है, तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद स्टेलिन हो रहा है, पवार के बाद अशीत पवार और के बाद तेजस्वी, लालू। हिंदी पट्टी में देखिए आप, चाहे दक्षिण में देखिए, चाहे नॉर्थ में देखिए, चाहे पश्चिम में, के बाद अभिषेक का भी नाम है। तो हर जगह वो जनरेशनल शिफ्ट, जो पहली जनरेशन के खाटी नेता ने जो स्ट्रगल की है, जो उनके अंदर एक विल पावर है, जो एक उनके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट है कि ये मुझे अचीव करना है, मुझे वो सेकंड जनरेशन को नहीं। सेकंड जनरेशन एक एंटाइटल्ड एटमॉस्फेयर में डेवलप हुआ। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर ये हो जाता है राहुल, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2017 के अंदर, जब भुवनेश्वर के अंदर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का गोल्डन पीरियड नहीं है, गोल्डन एरा तब आएगा जब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में सरकार बन जाएगी। आज इस बात को फिर से 5 साल बाद रिपीट किया गृह मंत्री अमित शाह। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि उस दौरान में चुनाव हो गए और वहाँ बीजेपी सक्सीड नहीं कर पाई है। ये प्रॉब्लम ये है कि केरल, बंगाल, उड़ीसा अभी दूरस्थ,
ये निजामुद्दीन औलिया साहब ने बोला था। लेकिन अभी बहुत- तेलंगाना के ऊपर नजर गड़ गई है। नज़र गड़ गई है अभी भी, लेकिन बीजेपी के लिए तेलंगाना कोई बहुत आसान बैटल नहीं है। यहाँ की कास्ट डायनेमिक्स, तेलंगाना टीआरएस पार्टी का एसोसिएशन विद द मूवमेंट टू ब्रिंग अ न्यू स्टेट, ये सब अभी भी इश्यूज हैं जो कि बीजेपी को लांघने होंगे। लेकिन मैं कल आपको ये बात बोली थी कि बीजेपी अपने को नंबर 1 इसलिए प्रोजेक्ट कर रही है जिससे कि स्ट्रॉन्ग नंबर 2 बन सके। अभी लड़ाई इस तरह की होती है, उसने बंगाल में 200 सीटें गई थी लेकिन 70 लाई, लेकिन फैक्ट ये था कि बिकेम अ गुड नंबर 2। बैटल इस तरह लड़ी जाती है, कोई भी पॉलिटिकल बैटल शॉर्ट टर्म नहीं होती। नरेंद्र जब वो कह रहे हैं कि हम 30 से 40 साल राज रहेगा, वो हमारा आपको खबर बनाने के लिए नहीं दे रहे, वो इसलिए बोल रहे हैं कि कार्डर एंथ्यूज होगा। कार्डर को एंथ्यूज करने के लिए कि ज़मीन पे लड़ना है तुझे अपना घर बार छोड़ करके। देखिए क्या है कि बीजेपी और लेफ्ट, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके कार्डर की कहानी अलग है। वो कार्डर के कंधों पे चलने वाले बड़े नेता हैं ये, लेकिन उसमें बहुत सारे निमित्त मात्र जिसे कहा जाता है ऐसे भी नेता होंगे जो कि कहीं कोने में खड़े के 2 वोट के लिए पूरा दिन रात लगाते हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि वी आर गोइंग टू बी हेयर इन पावर फॉर 30 to 40 ईयर्स। इशारा ये है, देखिए बीजेपी और बाकी पार्टियों में एक लड़ाई में एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि मैं अभी भी कह रहा था कि बाकी सभी पार्टियों की जोड़ ताक, खरीद फरोख्त, बेईमानियां सब कुछ होती हैं पावर के लिए। बीजेपी के लिए पावर इज ए कोर्स फॉर आइडियोलॉजी। तो वो जब 30 से 40 साल कह रहे हैं ना, इट इज फॉर क्रिएटिंग द ग्राउंड फॉर दैट आइडियोलॉजी जिसकी बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के कार्डर ने बहुत अच्छी तरह समझा। एक चीज और एक और बात कही उसी को मैं एक्सटेंड, राहुल सर ने कहा कि देखिए एक और चीज़ था, एक हर स्टेट में जहाँ पे एक रीजनल सेंटीमेंट, खासतौर पे साउथ में, बंगाल में जो हिंदी पट्टी के राज्य नहीं है, वहाँ पर बीजेपी को हिंदी हिंदू पार्टी देखा जाता था। वहाँ पर एक नेशनल पार्टी की स्पेस खाली है जो कांग्रेस के पास हुआ करती थी। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 2 रीजनल पार्टीज हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, पर बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक नेशनल पार्टी नहीं है। देखिए आपको पैन इंडिया नंबर 1 पार्टी बनने के लिए हर स्टेट में नंबर 1 होना जरूरी नहीं है। कुछ बहुत से स्टेट्स में नंबर 2 और कुछ स्टेट्स में नंबर 3 होकर भी आप ये मैनेज कर सकते हैं। तो बीजेपी जो इन स्टेट्स में एक नेशनल पार्टी का वैक्यूम है, जैसे तेलंगाना में सेकंड कांग्रेस हुआ करती थी, वो वैक्यूम आंध्रा में होती थी, वो वैक्यूम, वो स्पेस उसे लगता है लेना चाह रही है। और देखिए इन स्टेट्स में भी आप देखेंगे तो कुछ जगह वोटिंग में, राहुल जी ने बिल्कुल कहा कि बंगाल में वो सक्सीड नहीं कर पाए, पर बंगाल में आज वो टीएमसी के बाद सबसे बड़ा दल है। लेकिन उसके बाद जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं तो वहां फिर वोट शेयर के अकॉर्डिंगली जो है लेफ्ट पार्टीज नंबर 2 पे आ गई। बिल्कुल देखिए बंगाल आपको ये मानना पड़ेगा कि जो बीजेपी का एक पॉलिटिकल वायलेंस का स्टेट है। आप भी जानते हैं बहुत बार पीएम एचएम ने इनफॉर्मली लोगों से बातें करते हुए 2019 की जो बैटल के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जो ममता का परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने कहा है कि आप टीएमसी से सीखिए, आप ममता से सीखिए, कैसे स्ट्रगल की, कैसे उन्होंने अपने आप को रीगैदर किया। जब 19 में उनका इतना बड़ा सेटबैक लगा कि बीजेपी उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच के लेगी 18 सीट जीत कर। हिमांशु, लेकिन उसमें एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, लोकसभा एंड असेंबली कैन नॉट बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपल लोकसभा में नेशनल पर्सपेक्टिव, नेशनल नेता आता है, विधानसभा में आपके जिले का, इलाके का लीडर आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका नेबर आता है। अगर बीजेपी का कार्डर लेफ्ट या ममता जितना स्ट्रांग होता तो बीजेपी इस टाइम पे 220 सीटों पे राज कर रही होती। वहाँ यही एक ग्रास रूट लेवल पे, लास्ट डिनोमिनेटर तक बीजेपी की कार्डर की कमजोरी है, वही बहुत जरूरी है। एक सवाल ये है, अब चलते चलते, क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव के बाद हमको तेलंगाना पर जो बीजेपी के स्टेटमेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए, सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात बीजेपी कर रही है, क्या ये कर पाएगी बीजेपी, इसमें सक्सेस हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कोर इश्यूज जो हैं वो उनके हिंदुत्व के एजेंडे हैं। जिस पार्टी का एक तरफ का एजेंडा हो वो कैसे कह सकती है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर देंगे? ये राहुल जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी अगर कहीं बड़ी पार्टी बनी है तो 89 के बाद जब आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं उसके बाद बीजेपी को लगता है कि हम सत्ता में आ सकते हैं इन इश्यूज को लेकर। अब वो कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता खत्म करेंगे तभी तुष्टीकरण खत्म। तुष्टीकरण को सिनोनिमस बता दिया गया है मुस्लिम तुष्टीकरण का, और उसमें ये बीजेपी की बड़ी क्लेवर स्टेटमेंट है कि तुष्टीकरण खत्म कर दिया जाएगा। जब अगर आप कहें कि मुस्लिम्स का तुष्टीकरण खत्म हो जाएगा तो हिंदुओं का तुष्टीकरण सामने आप कर रहे हैं, तो यानी जब मेजॉरिटी खुश तो सरकार खुश, चुनाव खुश, तो कोशिश
कोशिश तुष्टीकरण खत्म करके नहीं है, कि इट इज़ बेसिकली टारगेटेड एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप के लिए जो कि अपनी पॉलिटिक्स को मुस्लिम से अलाइंड करके चलना चाहता है। वो तुष्टीकरण पे अटैक इसलिए किया जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसमें नवीन पटनायक है, जिसमें टीआरएस है, जिसमें एआईएमआईएम है, ये उसको टारगेट किया जा रहा है। ये लार्जर हिंदू यूनिफिकेशन की कॉल है कि देखिए इनका तुष्टीकरण हो रहा है, आप लोग यूनाइट हो जाइए। डरा के एक देखिए काउंटर कंसोलिडेशन। दूसरा राहुल जी की आज आपने जब वो किशन रेड्डी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें स्टेटमेंट दी गई, जबकि स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं, पर उन्होंने क्या कह दिया मुसलमानों के साथ टीआरएस को जोड़ने के लिए कि केसीआर जो सेक्रेटेरिएट तक नहीं है उनके बेडरूम में असाउद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके पहुंच सकते हैं, पर उनके नेता नहीं। तेलंगाना स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो टीआरएस का स्टीयरिंग व्हील है वो ओवैसी के हाथ में। जी इसे क्या करना चाह रहे हैं? एक सवाल ये है, पीयूष गोयल ने तेलंगाना को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए तेलंगाना का हर व्यक्ति दुखी है, जहां तेलंगाना को होना चाहिए था वहां तेलंगाना है नहीं। जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद राजनीतिक ज़्यादा था, लोगों की सेवा का नहीं था। जी देखिए, पीयूष गोयल की जो स्टेटमेंट है, अगर आप इस पूरी स्टेटमेंट को देखा जाए कि किस तरह से बीजेपी ने अपना ड्राफ्टिंग की है स्टेटमेंट की, उसमें कुछ एलिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉ एंड ऑर्डर पे, आपके हेल्थ पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, तमाम चीज़ों पे बयान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया लाइन है कि बीजेपी ने इसका साथ दिया था मूवमेंट का, जो तेलंगाना क्रिएशन का था, लेकिन हमने एक परिवार के लिए नहीं दिया था। तो ये जो लाइन है डायनेस्टी की, ये लाइन चल रही है। लेकिन इसमें एक बीजेपी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही, जिस तरह से रजाकार्स के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई हुई थी एक समय निज़ाम के खिलाफ पे, एक उस तरह का मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। ये मूवमेंट लॉन्चिंग जो है वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा हथियार है राहुल जी। देखिए जी, उन्होंने टीआरएस की सरकार को निज़ाम से इक्वेट किया सरकार और केसीआर को निजाम पता है जी, तो उसको उस लेवल पे ले जा रहे हैं। अब उसमें खेल क्या है? देखिए खेल ये है कि इनको अपने कार्डर्स को एंथ्यूज करना है, हिंदूज को यूनाइट करना है, और उसी लाइन में इसीलिए वो कह रहे हैं कि कमरे में बैठ के फैसले होते हैं, परिवार चलाता है, दो लोग कमरों में बैठ करके काम कर लेते हैं। जी अब क्योंकि यहाँ पे लगातार वो तेलंगाना को लेके कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल है, तमाम, और उन्होंने कहा जो निवेश आना चाहिए था तेलंगाना को देखते हुए, वो निवेश जो है यहाँ नहीं आया है। देखिए तेलंगाना और सेंटर को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रही, चाहे पैरा बॉइल्ड का इशू रहा, जो सेंट्रल के फंड्स और ग्रांट्स आए हैं वो कह रहे हैं कि तेलंगाना सही से स्पेंड नहीं कर रहा। तेलंगाना जो उन्होंने लोकसभा में परफॉर्मेंस की है, जो रिजल्ट्स दिए हैं, उसी का ट्रिगर है कि जो ये तेलंगाना की जितनी भी टीआरएस पार्टी है उसने भारतीय राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जाने की कोशिश कर दी है। बेसिकली बीजेपी 2024 के लिए तेलंगाना में अपनी लोकसभा टैली बढ़ाना चाह रही है, ताकि नॉर्थ वेस्ट में अगर उनका कहीं कुछ नुकसान होता है तो उसको तेलंगाना से कंपनसेट कर सकें, जो उन्होंने 19 में बंगाल और उड़ीसा से किया, जो भी यूपी में उनको मामूली कुछ नुकसान हुआ। जी अब चलते हैं, क्योंकि तेलंगाना के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है, और ये कहा जाता है कि तेलंगाना का जो खाना है उसमें वहाँ के मसालों का उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसीलिए यहाँ के जो खाने की क्वालिटीज़ हैं उसको लेकर बात करते हैं। मेरे साथ है फ्रोनिया, आप यहाँ तेलंगाना की रहने वाली है। तेलंगाना के खाने को लेकर बड़ा स्पाइसी होता है, कहते हैं कि उसकी जो डिश है, जो उसकी रेसिपी है, उसमें टेस्ट होता है, मसाले बहुत चटकदार होते हैं, अगर मैं उसे हिंदी में कहूँ उसका जायका जो है बहुत मज़ेदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का खाना मतलब अभी अगर आप यहाँ के गांव में जाएंगे तो जो खाना आपको मिलेगा एकदम स्वादिष्ट और बढ़िया, पर आपको खाते ही ज़्यादातर मतलब स्पाइसी होती है, और जैसे कि बोलते हैं ना, आँखों से आंसू निकले तो मानो डिश बहुत बढ़िया बना। तो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ तेलंगाना डिशेस हियर। आज क्या क्या रहा इस पूरी कार्यकारिणी की बैठक के अंदर, क्या क्या डिशेस रही? क्योंकि कई ऐसे विजुअल्स आए हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संजय बंडी,
वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिशेस को देख रहे हैं। मतलब एक लग रहा है कि हाँ, तेलंगाना का जो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट है और हर व्यक्ति उसको देखना चाहता है कि क्या है इस खाने की क्वालिटी, इसके मसालों के अंदर जिस तरीके से बनाया जाता है उसमें बहुत बढ़िया क्वालिटीज़। सही है। तो आज की स्पेशलिटी ये है कि जो खाना बनाने वाली कुक यहाँ पे आई है, जो गांव की है, एक ऑथेंटिक तेलंगाना कुक है गुडला यादम्मा, वो और उसकी 6 मेंबर टीम यहाँ पे आकर खाना बनाई है। और इनको सूत्रों के अनुसार हमको ये पता चला है कि बंडी संजय जी ने इनको यहाँ लाया है ये 50 स्पेशल डिशेस बनाने के लिए। तो स्वादिष्ट डिशेस है, तो मेरे पास लिस्ट है, मैं पढ़ती हूँ। और अगर तेलंगाना के व्यूअर्स ये देख रहे हैं तो बिल्कुल उनके मुंह में पानी आता होगा। तो मेन कोर्स डिशेस है टोमेटो बीन। पानी तो नॉर्थ इंडियन के आना चाहिए जो यहाँ पर है, तेलंगाना का आदमी तो ये खाना खाता ही है। बिल्कुल, पर बहुत रिलेट करेंगे क्योंकि ये तेलंगाना के एकदम स्पेशल डिशेस है, यहाँ के हैं। तो मैं पढ़ूंगी, आलू कुरमा है, बगारा बैंगन, कैशू करी, रिच कोकोनट और मैंगो दाल, बिरयानी, पुलिहोरा यहाँ की लोगों की बहुत फेवरेट होती है, जो आम से बनती है और लेमन से भी बनती है कई टाइम पे। और ऑल्सो स्वीट्स में हमको मेथी मूंग दाल और पूरन पोली, अरिसलू जिसको कहा जाता है, एकदम बढ़िया स्वीट है और तेलंगाना का स्पेशल स्वीट होता है अरिसलू। पूरे देश से जो लोग आए हैं यहाँ पर, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब आज वो उनका मन जो है वो तृप्त नहीं होगा, पेट जरूर भर जाएगा, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई जम्मू कश्मीर से होगा, पंजाब से है, हरियाणा जहाँ बहुत मसाले का प्रयोग नहीं होता, राजस्थान में बहुत मसालों का प्रयोग होता है खाने के अंदर, हिमाचल से हैं तो वहाँ बहुत सिंपल खाने होते हैं, वहाँ मसाले स्पाइसी नहीं होते हैं। तो आज हर एक का मन यहाँ से तृप्त होकर जाएगा और वो तेलंगाना को अगर याद रखेगा तो खानों के लिए भी याद किया जाएगा। बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि ये कल का डिशेस जो बने थे वो भी एकदम बहुत अच्छी तरह से प्लान किए गए थे। और यहाँ का नोवोटेल का एग्जीक्यूटिव शेफ ने वो खाना बनाया था अलॉन्ग विद सू शेफ राजेंद्र। पर आज का जो डिशेस है तेलंगाना की ऑथेंटिक डिशेस है, जो भी डेलीगेट्स आए हैं देश भर से, अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो जाए, नहीं तो शाह जी है, नड्डा जी है, बिल्कुल घर वापस अपना संतुष्ट होके जाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ। ये थी मेरी सहयोगी हैं फ्रोनिना, जो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर हमारे ब्यूरो में है और ये बता भी रही हैं कि यहाँ की जो डिशेस हैं वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लोगों के जो है पेट भर जाएंगे, लेकिन मन में जो तृप्ति है वो ख़त्म नहीं होगी और लोग जो है तेलंगाना के खाने का स्वाद लेकर जो है वो अपने अपने घर वापस जाएंगे।